इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेशी है वो संकोचन की प्रक्रिया को कैसे पूरा करती है। तो देखिए, पेशी संकोचन की प्रक्रिया को यदि हमें समझना है तो पेशी संकोचन की प्रक्रिया, हमने अभी तक पेशी की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। हमने पेशी को किस प्रकार से तंत्रिका के द्वारा उत्तेजित किया जाता है वो भी जाना, जिसमें हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि पेशी संकुचन होता कैसे है। तो देखिए, एक तो ध्यान रखिएगा कि पेशी संकुचन को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों से कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है, सर्वमान्य सिद्धांत, वो था एक वैज्ञानिक हक्सले के द्वारा दिया गया सिद्धांत। और इन हक्सले ने जो सिद्धांत दिया, नाम दिया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं विसर्पी तंतु सिद्धांत। ठीक है, विसर्पी तंतु सिद्धांत। आप ध्यान रखिएगा, यदि पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए कि पेशी संकुचन की प्रक्रिया के लिए दिया गया सिद्धांत है, तो विसर्पी तंतु सिद्धांत या विसर्पी तंतु सिद्धांत निम्न में से किस प्रक्रिया को समझाता है, तो हो जाएगा पेशी संकुचन। देखिए, पेशी संकुचन की जो प्रक्रिया है उसको 4 पदों में अध्ययन किया जाता है। 4 स्टेप्स हैं इसके। वो 4 स्टेप्स क्या कहते हैं? पहला स्टेप कहता है कि हम पढ़ रहे हैं पेशी संकुचन। पेशी संकुचन के 4 स्टेप हैं, 4 पदों में यह प्रक्रिया पूरी होती है। पहला पद है इसमें एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब उत्तेजना। और ये उत्तेजना कौन देगा? ये उत्तेजना प्राप्त होती है तंत्रिका के द्वारा, क्योंकि तंत्रिका ही पेशी को काम करने के लिए कह रही है। तो उत्तेजना हमारा पहला पद। इसके बाद में क्या होता है? दूसरा पद होता है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, जिसे हम कह रहे हैं हिंदी में उत्तेजना, संकुचन, संयुग्मन, कपलिंग। देखिए, ट्रेन के 2 डब्बों को जब जोड़ा जाता है, आपने देखा होगा ट्रेन के 2 डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, एक मोटी सी चेन होती है, मोटा सा एक लॉक टाइप का सिस्टम होता है। जब ट्रेन के डब्बे को जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं कपलिंग। तो यहां पर भी क्या है कि एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों साथ में घटित होते हैं, और इस दूसरे पद में हम उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा जो पद है इसका, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने नाम दिया है संकोचन। तो तीसरे पद में जब हम चर्चा करेंगे तो संकोचन कैसे हो रहा है उसकी बात होगी। और चौथा जो इसका पद होता है वो होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब कि शिथिलन। तो देखिए, पेशी जो है वो संकुचित तो हो सकती है, लेकिन दोबारा खुद में उसमें फैलने की क्षमता नहीं होती कि जैसे संकुचित हो गई वैसे वो धक्का मार करके फैल जाए। तो उसके बजाय उसमें क्या प्रक्रिया होती है? शिथिलन, मतलब कि वो संकुचित हुई और फिर शिथिल हो जाती है, मतलब शिथिल होकर के अपने पुरानी वाली अवस्था में आने लगती है जब उसकी एंटागोनिस्ट पेशी कार्यरत होती है या एंटागोनिस्ट पेशी संकुचित
होती है। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हम पूरी पेशी संकुचन को समझेंगे। ठीक है, अब हम एक एक पद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए पेशी संकुचन के पहले पद को समझते हैं। तो पेशी संकुचन का जो पहला पद है वो है एक्साइटेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तेजना। एक्साइटेशन या उत्तेजना। अब ये उत्तेजना क्यों है? क्योंकि किसी तंत्रिका के द्वारा पेशी को यह संदेश दिया जाता है कि संकुचित होना है। अब यदि उसे संकुचित होना है तो ऐसे में वो तंत्रिका उसको आवेश प्रदान करेगी, क्योंकि उसको आवेग देना है। तो तंत्रिकाएं आवेग जो है वो आवेशों के रूप में आगे वाले अंग को भेजती हैं। अब यहां पर आगे वाला अंग कौन है? पेशी। तो देखिए क्या होता है कि इस तरह से ये पेशी लगी होगी और इस पेशी पे क्या होगा कि तंत्रिका जो है वो आकर के इस प्रकार से लगी हुई पाई जाती है। और तंत्रिकाओं के जो अंतिम सिरे हैं एक्सोन के रूप में, एक्सोन बल्ब, जिसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, यहां पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है। इसकी डिटेल में चर्चा हम अपने एक अलग वीडियो में कर चुके हैं। आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है वहां जाकर के समझ सकते हैं। अब ये बात समझते हैं कि एक्साइटेशन जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवेग दिया जा रहा है आवेश के रूप में, वो तंत्रिका पेशियों तक भेज देती है। और इसको यदि हम देखें तो क्या होता है कि इस प्रकार से ये तो है हमारी सार्कोलेमा, जो पेशी की झिल्ली है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, इस पर आकर के कोई तंत्रिका जो है वो अपना आवेश दे रही है। आवेश कैसा कि अंदर की तरफ इसमें पाया जाएगा धनात्मक आवेश और बाहर मिलेगा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब जब हम बात करें +30 मिलीवोल्ट, जिसको हम कहते हैं कि ये ही वो सक्रिय विभव है जो कि किसी दूसरे तंत्रिका या किसी दूसरे अंग को प्रेरित करती है किसी काम के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तंत्रिका के द्वारा इस पेशी की झिल्ली तक ये आवेश की लहर पहुंची है। अब क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, हमने पेशी की संरचना में पढ़ा है कि पेशी झिल्ली से लगी हुई ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल पाई जाती है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, जिनको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ नलिकाएं। अनुप्रस्थ नलिकाएं। और ये नलिकाएं जो है वो पेशी झिल्ली से शुरू होकर पेशी की गहराई तक जाती है। और पेशी की जो गहराई है वहां पर क्या मिलते हैं? वहां पर मिलते हैं पेशी तंतु, मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर वहां पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, और इन मसल फाइबर के अंदर क्या होंगे? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, जो क्रमशः एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों के बने होते हैं। ये हमने पढ़ा भी है अच्छे से। ठीक है, तो क्या होगा कि अब जो आवेश बाहर से आया है वो आवेश इस टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा, देखिए क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब नॉर्मल अवस्था में क्या होता है कि किसी मांसपेशी की झिल्ली के बाहर तो पाया जाता है धनात्मक आवेश और अंदर पाया जाता है ऋणात्मक आवेश। लेकिन जब किसी तंत्रिका के द्वारा पेशी को आवेशों के रूप में उत्तेजना प्रदान की जाती है तो पेशी झिल्ली के अंदर बाहर से अंदर की ओर तेजी से सोडियम आयन प्रवेश करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सोडियम आयन जो है वो धनात्मक आवेश
लिए हुए होते हैं। इसलिए जैसे ही झिल्ली के अंदर पेशी द्रव्य में सोडियम आयनों की संख्या बढ़ेगी तो अंदर की ओर धनात्मक आवेश बन जाएगा। अब चूंकि अंदर धनात्मक है तो पेशी झिल्ली अपने आप बाहर की ओर ऋणात्मक आवेश दर्शाएगी। ये जो धनात्मक आवेश है ये ही आवेग के रूप में पेशी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब क्या होगा कि ये जो टी ट्यूब्यूल है, इन टी ट्यूब्यूल से ये धनात्मक आवेश जो है पेशी द्रव्य के अंदर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ये तो पेशी की सतह हो गई क्योंकि सार्कोलेमा की बात कर रहे हैं, और टी ट्यूब्यूल जो है इन धनात्मक आवेशों को पेशी की गहराई तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये मदद किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से आवेश तंत्रिका ने दिया वो आवेश पेशी झिल्ली ने ग्रहण किया और टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा वो आवेश जो है वो पेशी की गहराई में उतर गए और पेशी जो है इस समय अपनी उत्तेजना की स्थिति में आ जाती है क्योंकि उसके पास एक संदेश आ गया है कि कुछ काम करना है और वो काम पेशी के लिए क्या है, संकुचन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में चालू होता है जो हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मतलब हिंदी में उत्तेजना संकुचन संयुग्मन। कि ये एक्साइटेशन और संकुचन की प्रक्रिया एक साथ अब दिखाई देगी। और इस पद का जो महत्व है वो महत्व क्या है कि अभी तक जो भी कुछ हो रहा था वो रासायनिक घटना थी। रासायनिक घटना क्यों? क्योंकि तंत्रिकाओं ने क्या किया, तंत्रिकाओं ने ऐसा इफेक्ट पैदा किया जिससे कि तेजी से सोडियम आयन जो है वो सार्कोलेमा से पेशी द्रव्य में सार्कोप्लाज्म में एंट्री कर गए। और इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि पेशी कोशिका के अंदर की सतह जो है वो तो धनात्मक हो गई और बाहर चूंकि सोडियम आयनों की संख्या में कमी आ गई, क्लोराइड आयन वहां पर पहले से मौजूद थे तो क्लोराइड आयनों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है तो बाहर वो हो गई ऋणात्मक। ये रासायनिक प्रक्रिया है। इस रासायनिक प्रक्रिया से मैकेनिकल प्रक्रिया होगी। मैकेनिकल कौन सी? यांत्रिक प्रक्रिया हिंदी में। और यांत्रिक प्रक्रिया क्या कि अब पेशी जो है वो अपने आकार में छोटापन लाएगी। तो रासायनिक प्रक्रिया का यांत्रिक प्रक्रिया में रूपांतरण हो रहा है और वो रूपांतरण किस में है? वो हो रहा है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक स्टेप वापस हम अगर यहां चलें तो देखिए जब ये धनात्मक आयन या धनात्मक चार्ज पेशी द्रव्य की गहराई तक पहुंच जाता है तो इसी के साथ में क्या होता है कि हमने देखा है कि पेशी द्रव्य में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाती हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जैसे कोशिका में अंतःप्रदेवी जालिका होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही पेशियों में पाई जाने वाली अंतःप्रदेवी जालिका को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि पेशी के अंदर कैल्शियम आयन कहां पाए जाते हैं तो वह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि पेशी आरामदायक अवस्था में किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है, रिलैक्स है। लेकिन जब चार्ज पेशी द्रव में पहुंचता है तो ऐसे में क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन जो है ये बाहर आ जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कहां आ जाएंगे?
ये आ जाएंगे पेशी द्रव्य में, पेशी द्रव्य में। ठीक है, और पेशी द्रव्य में आने के बाद फिर ये कैल्शियम आयन अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि पेशी संकुचन की प्रक्रिया में कि तंत्रिका अपना आवेश लाती है, वह आवेश से जो पेशी कोश को पेशी की जो झिल्ली है वो उत्तेजित हो जाती है, उसके अंदर धनात्मक आवेश आ जाता है। ये धनात्मक आवेश टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा पेशी द्रव्य के अंदर तक पहुंचता है और इसके फलस्वरूप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन मौजूद थे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर को पेशी द्रव्य में आ जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब इन कैल्शियम आयनों का क्या रोल होता है उसको समझते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि मायोसिन जो है वो मोटे तंतु होते हैं और एक्टिन जो है वो पतले तंतु होते हैं। एक्टिन जो है वो पतले तंतु होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, हम वापस से अगर उसको बनाए तो मायोसिन, क्योंकि ये एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन ऐसे पाए जा रहे हैं। अब क्या होता है इसको अगर आप समझे तो एक्टिन तंतुओं के ऊपर, एक्टिन तंतुओं के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इनको बोलते हैं सक्रिय स्थल, सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट्स। और इनको एक्टिव साइट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ही वो बिंदु होते हैं, ये ही वो स्थल होते हैं जहां पर जो मायोसिन तंतुओं पर लगे हुए हेड, कौन से हेड, कि जो कि इन एक्टिव साइट्स को पकड़ करके एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेंगे संकुचन के लिए, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में ये जुड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं कि अब उसको समझिए कि क्या होता है कि ये जो एक्टिव साइट्स होती है ये ढकी हुई होती है, ये ओपन नहीं होती है, ढकी हुई होती है, ओपन नहीं होती है। और इनको ढकने के लिए या इनको छुपाने के लिए, इनको कवर करने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो प्रोटीन सक्रिय स्थलों को ढककर रखता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, जो कि इनको ढक के रखेगा। और सामान्य अवस्था में मायोसिन के जो हेड हैं, मायोसिन के जो हेड हैं, हेड सिंपल भाषा में सिर, जो कि एक्टिन के इन सिरों से जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ने से मना कर देगा। लेकिन क्या होता है कि इन ट्रोपोमायोसिन पर ट्रोपोनिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन टी, ठीक है, दूसरा होता है ट्रोपोनिन आई और तीसरा होता है ट्रोपोनिन सी। तीन प्रकार हो गए ट्रोपोनिन प्रोटीन के, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। इनमें जो ट्रोपोनिन टी होता है ये ट्रोपोमायोसिन के प्रति अपनी बंधुता दर्शाता है, बंधुता, कि मैं तो जुड़ूंगा तो ट्रोपोमायोसिन से ही जुड़ूंगा, इस प्रकार की बंधुता दर्शाता है। आई जो है ये बंधुता दर्शाता है एक्टिन के साथ। ठीक है ना, इसका मतलब इसमें इस तरह से ये चलते हैं, इस तरह से। अब ट्रोपोनिन सी जो है ये दर्शाता है कैल्शियम आयंस के
प्रतिबंधुता, कैल्शियम आयंस के प्रतिबंधुता। और ये कैसे पाए जाते हैं? ये इस तरह से यहां पर पाए जाएंगे, ट्रोपोनिन सी। अब इस डायग्राम को एक बार और हम समझते हैं। हमने क्या कहा कि ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, ये है हमारा एक्टिन तंतु। इस एक्टिन तंतु पर ये वो सक्रिय स्थल है जहां पर आकर के मायोसिन के हेड अपने आप को अटैच करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे, ताकि वो फिर एक्टिन तंतुओं को पकड़ के खींच पाए। जब तक वो उसको पकड़ेगा नहीं तब तक खींचेगा नहीं तो पेशी का आकार छोटा नहीं होगा। नीचे क्या लगे हुए इसमें? इसके ऑल्टरनेट, मतलब नीचे की ओर क्या पाया जाएगा? मोटा मायोसिन। अब मैंने देखो बहुत बड़ा बना दिया है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इन मोटे मायोसिन के ऊपर क्या होता है? मोटे मायोसिन के ऊपर पाए जाएंगे इस प्रकार से हेड। कौन से हेड? जो कि इन एक्टिव साइट्स, इन सक्रिय स्थलों से जुड़ना चाहता है। मायोसिन हेड, मायोसिन सिर, मायोसिन के सिर, ठीक है। और ये क्या है? ये है सक्रिय स्थल। अब क्या होगा? एक सामान्य परिस्थिति में हमने क्या कहा कि ये सक्रिय स्थल जो है वो इस तरह से ढके हुए हैं, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन ने उसको ढके रखा हुआ है। अब ट्रोपोमायोसिन ने जब ढके रखा हुआ है तो ये इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं और पेशी में किसी प्रकार का संकुचन नहीं होगा। अब क्या होता है कि यहां पर जो है बताया कि ट्रोपोनिन सी होगा, ट्रोपोनिन सी। और इस ट्रोपोनिन सी पे जब ये धनात्मक आवेश अंदर आया था और कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के बाहर आ गए थे कोशिका द्रव में, तो ये जो कैल्शियम आयन बाहर आए हैं वो कैल्शियम आयन जो है वो आकर के अब इस ट्रोपोनिन सी पर आकर के जुड़ जाते हैं। ट्रोपोनिन सी पर आकर के जुड़ गए। हमने कहा था कि ट्रोपोनिन सी जो है वो कैल्शियम आयनों के प्रति बंधुता रखता है, इसलिए ये यहां पर आकर के जुड़ गए। अब देखिए जैसे ये ट्रोपोनिन सी पर आकर के कैल्शियम आयन जुड़ेगा तो ट्रोपोमायोसिन जिसने इन सक्रिय स्थलों को ढक करके रखा हुआ था, इनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आते हैं, इनकी संरचना में अंतर आता है। और उस संरचना में अंतर आने के कारण क्या होगा कि ये जो एक्टिन तंतु था, इस एक्टिन तंतु पर जो सक्रिय स्थल थे, इन सक्रिय स्थलों से क्या होगा कि ये जो ट्रोपोमायोसिन था वो अलग हो जाते हैं। अलग इन द सेंस कि वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। और जैसे ये अपना स्थान छोड़ेंगे तो क्या होगा कि सक्रिय स्थल जो है वो ओपन हो गए। और इस मौके की तलाश में तो मायोसिन था। मायोसिन क्या करता है? मायोसिन इस मौके की तलाश का भरपूर फायदा उठाता है और नीचे की तरफ इसके साथ ही जो मायोसिन के तंतु लगे हुए थे, तो मायोसिन के तंतु के साथ में जो हेड था वो इसको जाकर के पकड़ लेता है। किसको? इन सक्रिय स्थलों को। और सक्रिय स्थलों को जैसे ये पकड़ेगा तो देखिए जैसे ये एक्टिन तंतु है और ये मायोसिन, अभी तक ये इसको नहीं पकड़ पा रहा। जैसे सक्रिय स्थल ओपन हुए ये जो मायोसिन के हेड है वो इसको पकड़ते हैं और फिर अंदर की तरफ धकेलते हैं। पकड़ा अंदर की तरफ धकेला, पकड़ा अंदर की तरफ धकेला, ठीक है।
तो ऐसे में क्या होगा कि एक्टिन तंतु जो है वो अंदर जहां पर उसकी जगह है, जहां हमने बात की थी कि एच जोन वाला जो स्पेस होता है सार्कोमियर की संरचना में, आप देखिएगा वहां आपको समझ में आएगा एच जोन। एच जोन वाला जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, वहां पर ये एक्टिन तंतु दोनों तरफ से पैक हो जाते हैं और ओवरऑल पेशी तंतु की लंबाई में कमी देखी जाती है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहां पे कर रहा है। अब इस बात को समझिए, जब सक्रिय स्थलों से मायोसिन के हेड चिपक जाते हैं, अभी तक भी एटीपी काम में नहीं आया है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए ही नहीं ना, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जब एक्टिन तंतुओं के सक्रिय स्थलों से मायोसिन का हेड जुड़ जाता है, अब इस समय एटीपी टूटेगा, एडीपी में फॉस्फेट अलग हो जाएगा और ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा है वो इस मायोसिन हेड के द्वारा उपभोग में ली जाएगी। और ये मायोसिन हेड क्या करेगा कि उसके पास ताकत आएगी एटीपी के टूटने से, ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा के बदौलत इसने इसको अंदर की तरफ धकेल दिया। फ्री एस से अलग होगा, अगले वाले एक्टिव साइड जुड़ेगा, फिर एटीपी टूटेगा और फिर ये इसको अंदर की तरफ धकेल देगा। ये जो प्रक्रिया है इस तरह से चलती है। पीटीआई के स्तर तक नहीं, लेकिन जब आप थोड़ा आगे के लेवल पे आप पेशी संकोचन को पढ़ते हो तो एक सवाल आता है कि पेशी संकोचन के दौरान एटीपी का टूटना देखा जाता है, तो क्या होगा कि एक्टिन तंतुओं के सक्रिय स्थलों से मायोसिन के हेड जुड़ जाने के बाद, और हेड जुड़ने के बाद जो ऊर्जा मिल रही है वो उसको अंदर धकेलने के लिए काम में ले लेता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है वो पूरा होता है। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि ये जो रासायनिक भाग था, प्रक्रिया थी, उससे धनात्मकता आई, और ये जो था जुड़ करके इसको अंदर की तरफ धकेलना, ये था इसका यांत्रिक भाग, यांत्रिक प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस यहां पर शुरू हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है उसके बाद में तीसरा स्टेप है संकुचन। संकुचन, तो देखिए यहां हम समझ चुके हैं कि सक्रिय स्थलों से मायोसिन के हेड जुड़ गए, और अब इस स्टेप के बाद में क्या होगा, एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटेगा एडीपी में, प्लस एक फॉस्फेट आयन, और यहां पर निकलेगी ऊर्जा, और इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो कौन करेगा, वो करेगा मायोसिन का हेड। और ये मायोसिन का हेड क्या करेगा, एक्टिन तंतु को आगे की ओर धकेलेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि एक्टिन के तंतु आगे की ओर धकेले जाएंगे, और फिर एक सार्कोमियर में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। कुछ क्षेत्र जो है वो छोटे होते हैं, और पूरी सार्कोमियर में, सार्कोमियर की लंबाई में छोटापन आएगा, क्योंकि एक के बाद एक कई सार्कोमियर लगे हुए हैं, इसलिए पूरे सार्कोमियर को जब हम शामिल करते हैं तो बनता है एक पेशी तंतु, और पूरे पेशी तंतु की लंबाई में कमी देखी जाती है, जिसको हम संकुचन कहते हैं। तो किसी एक सार्कोमियर में क्या परिवर्तन दिखाई देता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये एक सार्कोमियर का है, जो कि एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच तक पाया जाता है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जितने क्षेत्र में मायोसिन तंतु मिलते हैं उसको ए बैंड मिलते हैं, ए बैंड कहते हैं, और जहां पर केवल एक्टिन तंतु होते हैं, जहां मायोसिन नहीं है, उसको हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड का एक सिरा सार्कोमियर के एक तरफ और सार्कोमियर के दूसरी तरफ है। यहां पर अगर हम पूरे आई बैंड की बात करें तो ये आई बैंड जो है वो इस सार्कोमियर का है, और ये आई बैंड इस सार्कोमियर का है। बीच का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर केवल मायोसिन तंतु ही आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर केवल एक्टिन तंतु है, यहां पर एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन दोनों है, और यहां पर केवल मायोसिन है। जहां केवल मायोसिन तंतु ही पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एच जोन, एच जोन। अब आप देखिए
कि जब हमने कहा कि मायोसिन के हेड एक्टिन से जुड़ करके अंदर की तरफ एक्टिन तंतुओं को धकेलते हैं, जिससे कि बीच का जो क्षेत्र है, वो गैप है, वो भरता है। तो देखिए क्या होगा, ये जो क्षेत्र था इसमें ये एक्टिन तंतु अंदर की तरफ घुस सकते थे, इस एरिया को वो भर सकते हैं, इस एरिया को वो भर सकते हैं। यहां पर एक्टिन तंतु मौजूद नहीं है, यहां पर एक्टिन तंतु मौजूद नहीं है। तो जब इन्होंने अंदर धकेला तो देखिए आप इस क्षेत्र को देखिए, इस क्षेत्र में यहां पर जहां मायोसिन तंतु मौजूद थे, एक्टिन तंतु नहीं थे, यहां पर अब मायोसिन तंतु भी मौजूद है और एक्टिन तंतु भी यहां पर ये आ चुके हैं। इस क्षेत्र को देखिए, इस क्षेत्र में जो एक्टिन तंतु है वो मौजूद थे लेकिन मायोसिन नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये एरिया इधर की तरफ घुसता है और ये एरिया इधर की तरफ घुसता है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा भी भर जाता है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ये क्षेत्र बेसिकली ये था, तो यहां पर मायोसिन जो है वो अंत तक आ चुके हैं क्योंकि एक्टिन तंतु अंदर की तरफ घुसे। तो प्राथमिक तौर पर जो एच जोन है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, इसमें ये एक्टिन तंतु अंदर की तरफ आ जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो सार्कोमियर लगे हैं वो इस तरह से इस क्षेत्र को भरते हैं और सार्कोमियर्स में छोटापन आता है, पूरी पेशी तंतु में छोटापन दिखाई देता है। उसी को हम संकोचन के रूप में देख सकते हैं। अब क्या है, अब आप देखिए कि अंतर क्या आ रहा है। ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ए बैंड तो वह क्षेत्र है जहां मायोसिन पाए जा रहे हैं। तो मायोसिन या एक्टिन तंतु की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जो क्षेत्र खाली थे उनको भरा गया है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि ये मेरी दो, ये इस हाथ की उंगली है, ये इस हाथ की उंगली है और ये अंगूठा जो है वो यहां पर है, ठीक है, और ये यहां है। अब आप देखिए कि अंगूठे की स्थिति जो है, अगर मैं इन उंगलियों को एक दूसरे के अंदर घुसा लूं तो अंगूठा मेरा पास में आ गए दोनों। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हाथ की अंगुलियों की लंबाई में कोई परिवर्तन आया। हाथ की अंगुलियों के बीच में जो ये स्पेस था, जो ये क्षेत्र था, इसमें ये एक दूसरे को घुसा लिया और जो अंगूठे हैं वो आपस में पास में आ गए। तो ऐसा ही सिस्टम पेशी संकुचन में होता है, जहां पेशी के तंतुओं में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वो क्षेत्रों को भरते हैं और जो जेड लाइन है वो एक दूसरे के पास में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आया। ध्यान रखिएगा कि ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि वो जितने मायोसिन तंतु है वहां तक ए बैंड कहलाएगा, तो वहां कोई परिवर्तन नहीं है। आई बैंड वह था जहां पर कि केवल एक्टिन तंतु पाए जा रहे थे, लेकिन जब संकुचन होता है तो उस खाली जगह में मायोसिन जाकर के फिट हो जाते हैं। ऐसे में आई बैंड जो है, आई बैंड की लंबाई में परिवर्तन होगा, हाँ होगा, और वो परिवर्तन क्या है कि आई बैंड जो है वो छोटा हो जाएगा। एक और चीज देखिए, जो एच जोन है, बीच का क्षेत्र एच जोन, तो एच जोन की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा कि एच जोन भी छोटा हो जाता है। तो एच जोन में परिवर्तन आता है, आई बैंड में परिवर्तन आता है, इनके आकार में छोटापन आता है और ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक और जो चीज हमको दिखाई देती है वो क्या है कि जेड लाइन पास आ जाती है, पास आ जाती है। जेड लाइन क्या है, जेड लाइन, दो जेड लाइनों के बीच का जो भाग है उसको हम एक सार्कोमेयर कह रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि सार्कोमेयर की लंबाई में छोटापन आता है तो तभी तो आएगा तब जेड लाइन पास में आएगी। तो मुख्य रूप से क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं कॉन्ट्रैक्शन में कि जेड लाइन पास आ जाती है, एच जोन छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, लेकिन ए बैंड की लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ओवरऑल इफेक्ट इसका यह होता है कि सार्कोमियर की लंबाई में छोटापन आता है। अब आप देखिए कि यदि एक के बाद एक बहुत सारे सार्कोमियर लगे हुए हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये आपस में अपनी जगह को भरेगा। और भरेगा तो क्या होगा कि ये जो खाली क्षेत्र था भरने के बाद में सार्कोमियर एक दूसरे में इस प्रकार से फिट हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला अगर हम देखें, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, फिर इस जेड लाइन के लिए ये जेड लाइन काम कर रही है, इसके लिए ये काम कर रही है, इसके लिए ये काम कर रही है। तो जहां पर ये
सार्कोमियर एक दूसरे के बाद लगे हुए हैं, ये इतनी चौड़ाई में थे, तो ये संकुचन के बाद में इतनी ही चौड़ाई में हुए हैं। और ऐसे कई सार्कोमियर एक के बाद एक लगे होते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि पेशी तंतु छोटे होते हैं और पूरी पेशी जो है वो अपने आकार में छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पेशी संकुचन का तीसरा पद, संकुचन। इसके बाद स्टार्ट होता है रिलैक्सेशन, क्योंकि पेशी को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो दोबारा संकुचित होने के लिए तैयार हो पाएगी। हम जानते हैं अच्छे से कि पेशियों में संकुचन ही पाया जाता है, वो संकुचित होकर के चीजों को खींच सकती है लेकिन धकेल नहीं सकती। इसका मतलब पेशियों में खुद जबरदस्ती फोर्सफुली फैलने का गुण नहीं होता। उसकी जो एंटागोनिस्ट होती है, उसकी जो जोड़ीदार होती है, जब वो संकोचित होती है तो कोई पेशी दोबारा से अपने आप फैल जाती है। लेकिन फैलने से पहले उसको रिलैक्स होना आवश्यक है। और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया, शिथिलन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझते हैं। तो देखिए, पेशी संकुचन का चौथा पद है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब कि पेशी को दोबारा शिथिल होना है, शिथिलन इसको बोलते हैं। दोबारा शिथिल होना है मतलब उसको दोबारा आरामदायक अवस्था में आना है। तो देखिए, अभी तक क्या था कि पेशियों में मायोसिन तंतु के हेड एक्टिन से जुड़े हुए थे और वो उनको लगातार धकेल लेते, एटीपी टूट रहा था। अब इसमें क्या होता है कि एटीपी जो टूट रहे थे उनका टूटना बंद होता है, एटीपी का टूटना बंद होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रोपोनिन सी जो था, ट्रोपोनिन सी जिससे कैल्शियम आयन जुड़े हुए थे, ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आयन अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम आयन अलग हो जाएंगे तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो वापस से एक्टिन के सक्रिय स्थलों को ढकने के लिए आएगा। तो क्या होगा, एक्टिन के सक्रिय स्थलों से, एक्टिन के सक्रिय स्थलों से मायोसिन के जो हेड थे, मायोसिन के जो सिर थे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, देखिए सब कुछ वही हो रहा है जो वहां पे हुआ था उसका ठीक उल्टा हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ट्रोपोमायोसिन था, ट्रोपोमायोसिन ये क्या करेगा, एक्टिन के सक्रिय स्थलों को पुनः कवर कर लेंगे, या ये कहें अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाएंगे। और ये जो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाहर निकले थे, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कैल्शियम आयन पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और यह आप ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन की प्रक्रिया तब हो रही है जब तंत्रिका आवेश देना बंद कर दिया। और तंत्रिका बहुत मिली सेकेंड्स के लिए आदेश देती है। जैसे उसने आदेश दिया ये पूरी प्रक्रिया हो गई और वापस से खत्म भी हो गई। ये ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया लगातार चल रही है। जब हम एक संकुचन देखते हैं ये हुआ तो ये तो मिली सेकेंड में हो गया, तंत्रिका ने आदेश दे भी दिया, संकुचन हो भी गया और उसके बाद में हम ये सारी चीजें महसूस करते हैं या अपने शरीर में हम प्रेरित करते हैं। लेकिन हो ये सब मिली सेकेंड्स में रहा है। तो ये कैल्शियम आयन पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, तंत्रिका अपना आदेश देना बंद कर ही चुकी है, उसके बाद ही रिलैक्सेशन प्रक्रिया में आई है। तो इस प्रकार से जो पेशी की पूरी संकुचन की प्रक्रिया है वो इन चार पदों में पूर्ण होती है। उत्तेजना की लहर से लेकर के और पेशी का संकुचन दिखा करके वापस रिलैक्स अवस्था में पहुंच जाना, ये आप अब अच्छे से समझ चुके हैं। इनसे जो सवाल है
वो इस तरह से बन करके आ सकते हैं कि कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पेशी संकुचन में एटीपी कब टूटता है, जब मायोसिन के हेड एक्टिन के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। और पेशी संकुचन में सार्कोमियर में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं कि आई बैंड में कमी आती है, एच जोन में कमी आती है, जेड लाइन जो है वो पास में आ जाती है। ये कुछ क्वेश्चन है जो पेशी संकोचन की प्रक्रिया से बन करके पूछे जा सकते हैं।